नमस्कार, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरिंदम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। उत्तराखंड सरकार ने किए कई आईएएस के ट्रांसफर। 15 आईएएस अधिकारियों के कार्यभार में फेरबदल किया गया है। 15 पीसीएस अधिकारियों के कार्यभार में भी तबादला हुआ है। 48 पीसीएस अधिकारियों के हुए तबादले। इकबाल अहमद को अपर सचिव ऊर्जा नियुक्त किया गया है। आशीष श्रीवास्तव बने उपाध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण। तो ऐसे में कई आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने ये बड़ा फेरबदल किया है और ऐसे में आईपीएस के बाद आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। इकबाल अहमद को अपर सचिव ऊर्जा नियुक्त किया गया है, तो वही ईवा आशीष श्रीवास्तव को उपाध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वीके कृष्ण कुमार से अपर सचिव गृह का पदभार हटा लिया गया है। इसके अलावा आनंद स्वरूप से भी निबंधक सहकारिता का पदभार हटा दिया गया है। तो ऐसे में कई फेरबदल किए गए हैं, कई जिम्मेदारियां सौंपी गई है, तो वहीं कई बड़े पद से भी हटाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे। कई आईएएस के ट्रांसफर हुए हैं। 15 पीसीएस अधिकारियों के कार्यभार में भी फेरबदल किया गया है। तो ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने ये बड़ा फेरबदल किया। 48 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए और इस दौरान इकबाल अहमद को अपर सचिव ऊर्जा नियुक्त किया गया है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने ये बड़ा फेरबदल करते हुए 15 आईएएस अधिकारियों के कार्यभार में फेरबदल किया है। 15 पीसीएस अधिकारियों के कार्यभार में भी फेरबदल किया है। तो यहाँ पर 48 पीसीएस अधिकारियों के भी ट्रांसफर किए गए हैं। कार्यभार में कई फेरबदल सामने आए। उत्तराखंड सरकार ने ये अहम कदम उठाया और कई अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। 15 पीसीएस अधिकारियों के कार्यभार में भी फेरबदल साफ नजर आए। उत्तराखंड सरकार ने कई आईएएस के ट्रांसफर किए हैं। आपको बता दें कि 48 पीसीएस अधिकारियों के भी ट्रांसफर हुए हैं। इकबाल अहमद को अपर सचिव ऊर्जा नियुक्त किया गया है। तो इकबाल अहमद को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तराखंड सरकार ने आईएएस के ट्रांसफर किए हैं। आपको बता दें कि 15 आईएएस अधिकारियों के यहाँ पर ट्रांसफर किए गए हैं, जिनकी लिस्ट जारी कर दी गई है। 15 पीसीएस अधिकारियों के कार्यभार में भी बड़ा फेरबदल सामने आया है। आपको बता दें इकबाल अहमद को अपर सचिव ऊर्जा डिपार्टमेंट का जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें उत्तराखंड सरकार ने कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। तो ऐसे में ये लिस्ट जारी की गई है। उत्तराखंड सरकार ने आईएएस के ट्रांसफर किए हैं। 48 पीसीएस अधिकारियों के भी ट्रांसफर किए गए हैं। आपको बता दें आईपीएस के ट्रांसफर के बाद आईएएस और पीसीएस के भी ट्रांसफर किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 48 पीसीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, तो वही 15 आईएएस अधिकारियों के भी कार्यभार में फेरबदल किया गया है और इस दौरान इकबाल अहमद को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कि 48 पीसीएस अधिकारियों को यहाँ पर तबादले किए गए। इकबाल अहमद को अपर सचिव का जिम्मा सौंपा गया है। 15 आईएएस अधिकारियों के भी कार्यभार में फेरबदल किए गए हैं, तो वही 15 पीसीएस अधिकारियों के भी कार्यभार में फेरबदल किए गए हैं। तो ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने ये अहम फैसला उठाया है और कई आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इसी के साथ 48 पीसीएस अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं। इकबाल अहमद को अपर सचिव ऊर्जा नियुक्त किया गया है। ऐसे में इकबाल अहमद को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।
राज्य सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर शुरू हुई कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा रात 10 बजे हल्द्वानी पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली का जबरदस्त स्वागत किया। रैली में पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव मौजूद रहे। उत्तराखंड में बेरोजगारी, महंगाई, बदहाल स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा को लेकर राज्य सरकार कांग्रेस के निशाने पर रही। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि मिशन 2022 ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिहाज से भी तैयारियां करें। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री की लंबी लाइन लगा दी है। हरीश रावत ने कहा है कि परिवर्तन रैली के दौरान जो जनता का अपार समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है, उससे ये साफ तय है कि आम जनता ने राज्य से बीजेपी को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। आज परिवर्तन यात्रा हल्द्वानी से कालढूंगी पहुंचेगी। यहाँ इस दौरान रामनगर, काशीपुर के लिए भी प्रस्थान किया जाएगा। भाइयों, मेरी बहनों, मेरे हमउम्र साथियों, आपको 2024 के लिए भी कमर कसनी है। हमारे बीच का कारवां है, ये आज दूसरे दिन आपके पास पहुंचा है। मैंने एक अभूतपूर्व दृश्य कल भी देखा, आज ऐसे में सरकार की यहाँ पर खामियां भी गिनाई हैं और परिवर्तन यात्रा से सत्ता का परिवर्तन किया जाएगा, ऐसा कांग्रेस ने दावा किया है। कांग्रेस का कहना है कि 2022 में सरकार बनाने का फुल हम दावा कर रहे हैं और जनता का सहयोग बहुत ज़्यादा मिल रहा है। और ऐसे में पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि जनता कांग्रेस को बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है और ऐसे में अब सत्ता से बीजेपी को साफ हटा दिया जाएगा। तो ऐसे में 2022 में वापस से कांग्रेस आएगी और ऐसा हरीश रावत ने दावा किया है। आपको बता दें कि परिवर्तन यात्रा कांग्रेस ने निकाला है, जिसके जरिए वो ग्राउंड पर जाकर जनता से जुड़ने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। और ऐसे में ये परिवर्तन यात्रा हल्द्वानी पहुंची, जहाँ पर इस यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। और इस परिवर्तन यात्रा का उद्देश्य ये है कि सरकार की खामियों को गिनाना और 2022 को लेकर ग्राउंड तक जाना और जनता से जुड़ने की यहाँ पर कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है। और इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि 2022 में बीजेपी साफ हो जाएगी, क्योंकि जनता का हमें समर्थन मिल रहा है और ऐसे में 2022 में कांग्रेस की सरकार आएगी। आपको बता दें कि परिवर्तन यात्रा कांग्रेस की जो हल्द्वानी पहुंची, जहां पर कार्यकर्ताओं ने इसका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान हरीश रावत, प्रीतम सिंह समेत तमाम नेता वहां पर मौजूद रहे। 2022 में सरकार बनाने का भी दावा किया इस दौरान। और ऐसे में परिवर्तन यात्रा से सत्ता का परिवर्तन करने की यहाँ पर लगातार कांग्रेस कोशिश कर रही है। और 2022 के चुनाव को लेकर यहाँ पर कांग्रेस अलर्ट मोड पर है। लगातार वो प्रदेश सरकार की खामियों को भी लोगों तक पहुंचा रही है। और ऐसे में इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत समेत कई बड़े नेता वहां पर मौजूद रहे। 2022 में सरकार बनाने का इस दौरान हरीश रावत ने दावा भी किया है और इस दौरान प्रदेश सरकार की खामियों को भी गिनाया। आपको बता दें, इस दौरान हरीश रावत, प्रीतम सिंह समेत तमाम नेता वहां पर मौजूद रहे और इस दौरान जोरदार स्वागत भी किया गया। परिवर्तन यात्रा के जरिए वापस कांग्रेस सत्ता में आने की जद्दोजहद में है। चलिए तो आपको सीधा लिए चलते गोरखपुर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों को संबोधित कर रहे हैं। केंद्र और प्रदेश दोनों सरकारें आप लोगों के साथ में है। आपको भरपूर मदद करने के लिए पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ आपको ये आश्वासन देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। विधायक जी यहाँ पर पहले से मेहनत कर रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख भी यहाँ पे पहले से उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
पूरा जिला प्रशासन आपके बीच आपकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहा है। आप सब जानते हैं कि 15 दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश पड़ी है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी और नेपाल में भी, जिसके कारण सभी नदियों का जल काफी ऊंचा हो गया। राप्ती नदी गोरखपुर में 2.5 से 3 मीटर ऊपर खतरे के निशान से ऊपर बह रही। उस सब के बावजूद इस बार को बर्फबारी में रेगुलेटर लग जाने से फिर भी काफी राहत भी, नहीं तो बेलवार तक पानी आ गया होता अगर वह जो है रेगुलेटर नहीं लगा होता तो पानी वहां बेलवार तक आ गया होता। लेकिन रेगुलेटर ने अच्छा वहां पे काम किया, विधायक जी उसकी निरंतर निगरानी करते रहे और अब राहत कार्यों को तेजी के साथ में यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। कल मैंने इस पूरे क्षेत्र की निगरानी हवाई सर्वेक्षण भी किया था और मैं एक गांव को देख रहा था। लेकिन आज विधायक जी ने कहा कि एक बार जनता के बीच में ही चल करके उनको राहत सामग्री वहां पर उनके सामने बांट दी जाए और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। हर पीड़ित और प्रभावित परिवार को सरकार भरपूर राहत सामग्री देगी, कोई कमी नहीं होने देगी। दूसरा, सरकार ने यह भी तय किया कि अगर बाढ़ की चपेट में या बरसात की चपेट में आने से किसी का मकान क्षतिग्रस्त हुआ है उसको भी हम आपकी मदद देंगे। पक्का मकान है तो 95,000 रुपए, नदी में विलीन हो जाए तो उसको एक मुख्यमंत्री आवास योजना में नया आवास देंगे। कच्चा मकान है क्षतिग्रस्त हुआ है फसल का नुकसान हुआ है तो उसका भी मुआवजा उपलब्ध करवाएंगे। पशुधन भैंस गाय बकरी मुर्गी कोई भी मर जाए, बाढ़ के कारण चपेटे में आ जाए, उन सबको भी हम लोग उसका भी मुआवजा देंगे। साथ साथ बरसात के कारण सांप बिच्छू जंगली जानवर कुत्तों के काटने की शिकायतें आती तो उसके लिए इंजेक्शन और टीका पहले से ही हर जिले में पर्याप्त मात्रा में भेज दिया गया है। पशुओं के लिए भी चारे की व्यवस्था की गई है। इस समय बरसात का पानी पीने लायक नहीं होता, इसलिए पानी उबाल करके ही आप पिए। अगर उबालने में समस्या है तो क्लोरीन की गोलियां पानी जा रही है, उसको पानी में डाल करके फिर छान करके उस पानी को ही आप पीजिए। इससे हर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, बच्चे स्वस्थ रहेंगे, डायरिया हैजा इन सब से बचने में मदद मिलेगी। आज से विशेष कार्यक्रम चल रहा है। मैं चाहूंगा विधायक जी से भी, प्रमुख जी को भी, जिला पंचायत के सभी सदस्यों को, क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को, ग्राम प्रधानों को और जनता जनार्दन से भी कि आप सभी लोग उस अभियान के साथ जुड़े जिसमें अगर हमें डेंगू से, मलेरिया से, मस्तिष्क ज्वर से, कालाजार, चिकनगुनिया इन सभी बीमारियों से बचना है तो हमें साफ सफाई और जल जमाव से मुक्ति देनी पड़ेगी। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा। जहां गंदगी होगी वहां बीमारी जरूर होगी और गंदगी और बीमारी से बचाव के लिए आवश्यक है। आज से कार्यक्रम चल रहा है 1 सप्ताह का, आज से लेकर के 12 तक चलेगा और मैं चाहूंगा कि हम सब का संकल्प होना चाहिए कि सफाई हो, हर व्यक्ति स्वस्थ हो। इसके साथ ही छिड़काव भी होगा, फॉगिंग भी होगी, अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम चलेंगे। सभी लोग उसके साथ जुड़े, अपने अपनी ग्राम पंचायत को ग्राम प्रधान वाले कार्यक्रम के साथ जोड़ लें, क्षेत्र पंचायत के सदस्यगण भी उनके साथ सहयोग कर लें, जिला पंचायत के लोग भी इस अभियान के साथ जुड़े, ब्लॉक प्रमुख और विधायक सभी लोग इस कार्यक्रम को सफल बना देंगे। तो हम लोग जैसे कोरोना को नियंत्रित किए हैं ऐसे ही हम लोग डेंगू, मलेरिया, मस्तिष्क ज्वर तमाम बीमारियों को भी रोकने में हमें मदद मिल जाएगी। मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि किसी भी पीड़ित को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमने प्रशासन से कह दिया है
कि जितने भी बाढ़ से घिरे हुए गांव हैं, अगले 3-4 दिन के अंदर उन सबको राहत के पैकेट मिल जाए। राहत पैकेट में 10 किलो चावल, 10 किलो आलू, 10 किलो आटा, 2 किलो दाल, 5 किलो भुना चना और लाई, इसके साथ ही गुड़, मोमबत्ती, नमक, मिर्च मसाला, रिफाइंड तेल, ये सभी चीजें उपलब्ध कराई जा रही है। काफी बड़ा पैकेट हर एक पीड़ित परिवार को उपलब्ध करवाएंगे। 11 दिन तक बाढ़ और पानी की समस्या रहेगी तो इसको और फिर दूसरी बार राहत उनको उपलब्ध करवाएंगे। जो लोग अपने घरों से बाहर आ चुके हैं, टेंटों में रह रहे हैं, समालयों में रह रहे हैं, उनके लिए पका पकाया भोजन कम्युनिटी किचन यानी सामुदायिक किचन के माध्यम से उनको एक भोजन मिले, इसकी व्यवस्था की जा रही है। बाढ़ की अस्थायी समाधान की दिशा में सरकार बढ़ रही है। इसका स्थायी समाधान होना चाहिए और स्थायी समाधान की दिशा में नदियों को ड्रेजिंग करके चैनलाइज करना, बाढ़ से कटान के लिए संवेदनशील क्षेत्रों को बॉर्डर से ब्रीचिंग करके नए ठोकर, नए अवरोधक लगा करके नदी को डाइवर्ट करना, नदी की गहराई करना, और भी दो उपाय हो सकते हैं। रिंग बांध जहां आवश्यकता होगी वहां रिंग बांध बनेंगे, जहां नए तटबंध बनाने की आवश्यकता होगी वहां ये कार्य नहीं करेंगे। लेकिन जनता जनार्दन को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने देंगे। यही प्रधानमंत्री जी की मंशा है और यही सरकार की मंशा है। आज हम लोग इसीलिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर गोरखपुर जिले में 304 गांव बाढ़ से पूरी तरह घिरे हैं, जिसमें सरकार ने राहत और बचाव के लिए 405 नाव और 50 स्टीमर लगाए हैं। 50 नए स्टीमर और लगाने की तैयारी हो रही है, जिससे बचाव और राहत को तेजी के साथ आगे बढ़ा सके। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीएससी की जो बाढ़ यूनिट होती है, सभी लोग बचाव राहत कार्य में लगे हैं। सभी जनप्रतिनिधि यानी सांसद, विधायक, सभी लोग जनता की सेवा में समर्पित होकर के कार्य कर रहे हैं। आप सभी स्वस्थ सुखी रहे, यही कामना के लिए मैं आपके बीच में यहाँ पर आया हूँ। आप सबकी प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में और इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित भी किया और इस दौरान कहा कि आपदा में हर संभव सरकार जनता के साथ खड़ी है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतने। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।